नवंबर 1930 नदन कनाडा के नूनावोत इलाके में जोरदार ठंड पड़ रही थी और चारों तरफ बर्फीले तूफान की वजह से जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। घने कोहरे की वजह से आसमान में इतनी धुंध थी कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल था। इसी तूफान में घने जंगल के बीच बर्फ में एक फर ट्रैपर और शिकारी जो लबेल अकेला पैदल चल रहा था। यूं तो जो लबेल ने कई साल इस तरह के मौसम में बिताए थे, लेकिन उस दिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर हर कदम पर घुटनों तक बर्फ से धंस जा रहे थे और हर कदम उठाने में उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा था। उसने जानवरों की मोटी फर से बने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड इतनी थी कि उसकी हड्डियां तक कांप रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था और सिर्फ ठंडी हवा और खामोशी पसरी हुई थी। ऐसे हालात में एक डर जंगली भालुओं का भी था, जो अगर अचानक सामने आ जाते तो जो लबेल की जान भी जा सकती थी। इसलिए उसे जल्दी ही किसी ऐसे शेल्टर तक पहुंचना था जहां वो ठंड से भी बच जाए और जंगली जानवरों का खतरा भी ना हो। ऊपर से वो काफी टाइम से बिना खाए पिए चल रहा था, इसलिए उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी और उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था। तभी उसे इस जंगल के बीच एंजिकुनी लेक के पास बने एक छोटे से गांव का ध्यान आया, जहां इन्यूइट कबीले के लोग रहते थे। उस गांव में वो पहले भी कई बार रुक चुका था और वहां के लोग बेहद मेहमान नवाज थे, जो अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते थे। अगर कोई शिकारी देर रात वहां पहुंचता तो वो उसे गर्मा गर्म खाना खिलाते, आग के पास बैठने की जगह देते और रात भर रुकने का इंतजाम करते। लेकिन उस गांव की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी और वहां सिर्फ 25-30 लोग ही रहते थे, जो पत्थरों से बनी कुछ हट्स और जानवरों की खाल से बने टेंट्स में गुजारा करते थे। इस कबीले के रूट्स आर्कटिक के पुरानी एस्किमो ट्राइब से जुड़े थे और मुख्य रूप से वो हंटिंग और फिशिंग करते थे। खाने और शेल्टर के ख्यालों में खोया हुआ जो लबेल तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ता चला गया और काफी देर चलने के बाद उसको दूर से टेंट्स के धुंधले शेप्स नजर आने लगे। उसको लग रहा था कि गांव में जाते ही वहां के लोग मिलेंगे और उसके रहने खाने का इंतजाम आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। वो पहले भी जब कई बार इस गांव में आता था तो आम तौर पर इतने बड़े तूफान में भी गांव में स्मोक उठता नजर आता था और गांव के पास में ही कुछ लोग बॉनफायर जलाकर गर्मी लेते दिखाई देते थे। लेकिन आज उसे यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो स्लेड डॉग्स के भौंकने की कोई आवाज आ रही थी, ना बच्चों के हंसने खेलने की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ सरसराती हवा और एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी। जो ने सोचा कि शायद सभी लोग तेज ठंड और तूफान की वजह से अपने अपने तंबुओं में छिपे बैठे होंगे, इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़कर गांव की मेन स्ट्रीट में घुस गया और सबसे पहले वो उस घर की तरफ गया जहां का परिवार उसे अच्छी तरह जानता था। पहले जब वो इस गांव में आया था तो इसी परिवार के पास रुका था। उनके इस हट जैसे घर में कोई दरवाजा नहीं था और सिर्फ मोटी स्किन का पर्दा लटका रहता था। जो ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अगली बार भी आवाज लगाने पर जब कोई जवाब नहीं आया तो वो खुद पर्दा हटाकर अंदर घुस गया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन बाहर से आती हल्की रोशनी में उसे घर के अंदर का नजारा दिखाई दिया। अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन घर का सामान वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। बुझ चुके चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें फिश स्टू रखा हुआ था, जो ठंडा होकर ऊपर से जमने लगा था। एक छोटी मेज पर सील स्किन सिलने का काम इनकम्प्लीट पड़ा था। सुई में धागा अभी भी लगा था और आधी सिलाई हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिलाई करने वाला इंसान बिना काम पूरा किए अचानक उठकर कहीं चला गया हो। इसके साथ ही घर की दीवारों पर शिकार में इस्तेमाल होने वाली राइफल्स वैसी की वैसी लटक रही थी। ये सब देख जो हैरान था। वो बाहर निकल आया और उसने एक के बाद एक कई तंबू छान मारे, लेकिन हर तंबू में सामान एज इट इज पड़ा हुआ था। खाना पकाने के बर्तन, अधूरे काम, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, सब वैसा ही पड़ा था, मगर कहीं भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। इस बीच बाहर का तूफान पहले से कुछ धीमा पड़ता जा रहा था, लेकिन वहां का नजारा देखकर जो लबेल के अंदर एक नया तूफान उमड़ने लगा। इसी बीच उसे दिखाई दिया कि गांव के बीच में जहां बॉनफायर जलाई जाती थी उसके ऊपर मीट लटक रहा था, लेकिन यहाँ पर भी आग बुझी हुई थी और लकड़ियों पर बर्फ जमा हो गई थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि जो मीट लटक रहा था उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं काटा गया था, यानी लोग इसको खाने से पहले ही कहीं चले गए थे। जो लबेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गांव के सभी लोग आखिर कहां गायब हो गए। उसे सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हो रही थी कि गांव वालों के सभी विंटर क्लोथ्स तंबुओं में वैसे के वैसे रखे थे। बंदूकें, चाकू, सारे वेपन्स भी यूं ही रखे हुए थे। खाने का स्टॉक भरा हुआ था, यानी उनके पास इतना खाना था जो महीनों चल सकता था। फिर भी वो लोग कहां और क्यों चले गए, ये सवाल उसको अंदर से परेशान कर रहा था। वो बार बार कोई है आवाज लगाता, लेकिन हवा में केवल उसकी आवाज गूंजती और फिर एक गहरी खामोशी पसर जाती।
डर के मारे वो वहां से भागा और लड़खड़ाते हुए झील के पथरीले किनारे तक पहुंच गया। किनारे पर सारी कश्तियां मौजूद थी, जिससे साफ था कि गांव वाले पानी के रास्ते कहीं नहीं गए थे। वापस पहाड़ी की ओर चढ़ते वक्त उसका पैर बर्फ के नीचे दबी किसी सख्त चीज से टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। हाथों से बर्फ हटाते ही उसे एक कुत्ते का जमा हुआ शरीर नजर आया। जो ने बदहवासी में और खुदाई की तो उसे एक के बाद एक कई कुत्तों की लाशें मिली। सभी कुत्ते रस्सियों से बंधे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुदरत के रहमो करम पर बर्फ में दफन होने के लिए छोड़ दिया गया हो। यही बात सबसे डरावनी थी, क्योंकि गांव वाले अपने शिकार और सफर में काम आने वाले इन कुत्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ते थे और वो उनके सबसे भरोसेमंद साथी होते थे। ऐसे में उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया कि अगर कुत्ते यहाँ इस तरह पड़े हुए हैं तो कहीं गांव वालों की लाशें भी इस बर्फ के नीचे तो दफन नहीं है। ये ख्याल आते ही जो की रूह कांप उठी। वो तो गांव में ये सोचकर आया था कि गांव वालों के साथ वो हंसी खुशी समय गुजारेगा और सुबह होते ही लौट जाएगा, लेकिन यहाँ का नजारा देख वो अब अपनी भूख और थकान सब कुछ भूल चुका था। उसे अब उन खाली घरों में रुकने के विचार से ही डर लग रहा था और यहाँ का सन्नाटा अब उसके लिए जानलेवा महसूस हो रहा था। ऐसे में उसने फैसला किया कि वो इस गांव में एक पल भी नहीं रुकेगा। वहां से कुछ मील दूर एक टेलीग्राफ ऑफिस था, इसलिए उसने तय किया कि वो वहां जाकर पुलिस को इस रहस्यमयी मास डिसअपीयरेंस की इंफॉर्मेशन देकर उन्हें मदद के लिए यहाँ बुलाकर लाएगा। उसने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और उस कयामत भरी रात में ही पैदल चलने लगा। वो खाली टेंट्स, अधूरे काम, मरे हुए कुत्ते और बिना किसी ट्रेस के गायब हुए लोग, ये सब चलते चलते उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे, जैसे कोई एंडलेस नाइटमेयर हो जो हकीकत से ज्यादा डरावना था। जो लबेल काफी देर तक पैदल चलने के बाद नजदीकी टेलीग्राफ ऑफिस में पहुंच गया और उसने सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी हुई धरती पर पड़ी तो जो लबेल रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कुछ लोगों के साथ वापस एंजिकुनी लेक के किनारे बसे उस गांव में लौट आया। पुलिस वाले गांव में घुसे तो सबसे पहले उन्होंने चारों तरफ की बर्फ को ध्यान से देखा। वहां सिर्फ जो लबेल के पिछली रात के पैरों के निशान थे, जो झोपड़ियों और तंबुओं के बीच घूमते फिरते साफ दिख रहे थे। इसके अलावा ना तो गांव के अंदर और ना बाहर की तरफ कहीं कोई निशान नहीं था। अगर पूरा गांव कहीं गया होता तो सैकड़ों फुटप्रिंट्स होते, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस को शुरू में यह डर था कि कहीं गांव के लोगों पर किसी दूसरे कबीले या ट्राइब ने हमला तो नहीं कर दिया, लेकिन पुलिस को गांव पर किसी अटैक के भी कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे। कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था, कोई झोपड़ी जली या तोड़ी नहीं गई थी और ना ही कोई स्ट्रगल के निशान नजर आ रहे थे। गांव को देखने पर कहीं से ऐसा भी नहीं लग रहा था कि जंगली जानवरों ने हमला किया हो, क्योंकि पूरे गांव में कहीं खून की एक भी बूंद नहीं थी और ना कुत्तों पर हमले के निशान थे। इन्हीं सवालों के साथ पुलिस वाले धीरे धीरे हर टेंट और झोपड़ी को चेक करते गए, हर कोने को छानते गए, लेकिन हर जगह वही खामोशी मिली। गांव वालों के सब हथियार भी उनके घरों में मौजूद थे, जिससे ये पॉसिबिलिटी भी कम लग रही थी कि वो कहीं हंटिंग के लिए बाहर गए होंगे। इसके बाद